हेलो गाइस, जय हिंद। तो अनअकैडमी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे गाइस। तो अनअकैडमी में एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफर है। अगर आपको मतलब ये चाहिए ऑफर तो तुरंत आज ही लो, क्योंकि जनवरी 1 से 3 जनवरी तक सबसे ज्यादा डिस्काउंट अभी अनअकैडमी में मिल रहा है। अगर आप ये कोड यूज करेंगे कैपिटल लेटर में झा सर को परचेज करते समय, कोई भी प्लान अनअकैडमी में आप परचेज कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड परचेज कर रहा है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तुरंत जो है वो अब इसको परचेज करो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये अभी डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा इसमें प्लान लेने पर और झासर कोड का उपयोग करने पे। राइट। और बाकी इसके अलावा अभी बहुत सारे इनके कोर्सेज जो है वो शुरू होने वाले 5 जनवरी से। तो इनको डेफिनेटली जो है वो आप ज्वाइन करें। और हर संडे यहाँ पर एक मेगा क्विज होता है, तो इस पर भी पार्टिसिपेट करें। ये स्कॉलरशिप भी इसमें आपको मिलेगी, 4 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर संडे को 11 बजे, राइट, भूलना मत, संडे को 11 बजे अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में। तो यहां पर आप ज्वाइन कर लेना 11 बजे जाकर। और कोड अगर मांगेगा तो कोड में भी झासर ही यूज करना है कैपिटल लेटर में। टोटल 56 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का क्विज होगा। तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्विज जो है वो जरूर अटेम्प्ट किया करो। और बाकी कैपिटल लेटर में आप झासर हमेशा यूज करना। आप या आपका कोई भी फ्रेंड अगर कुछ भी चीज परचेज करते हैं अनअकैडमी से तो उसमें आपको काफी यानी कि जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी ईएमआई पर भी जो है वो आपको कोर्सेज ऑफर करती है, तो ईएमआई पर भी कोर्सेज ले सकते हैं। या फिर अगर आपको लोन चाहिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आपको बतानी थी। गाइस, बात करेंगे रियो वायरस के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के अंदर मड क्रैप रियो वायरस MCRV मिला है। और बताया जा रहा है कि रियो वायरस जो है इसके कारण बहुत भारी मात्रा में वाइल्ड क्रैब जो है, जंगली केकड़े जो हैं, उनकी मृत्यु हुई है। सामूहिक मृत्यु हुई है, मास मोर्टालिटी हुई है वाइल्ड क्रैब की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रियो वायरस जो है वो किनको होता है। तो केकड़ों केकड़ों में ये रियो वायरस हुआ है। और ये मड क्रैप रियो वायरस जो है वो रियो विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके कारण, इस वायरस के कारण भारी मात्रा में जंगली केकड़ों की मौतें हुई हैं। और वायरस जो है वो मेनली अफेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू को, हेपाटोपेनक्रियास के, इंटेस्टाइन के और गिल्स के, जो फेफड़े होते हैं ना, या फिर गलफड़ो जिसको बोलते हैं, गिल्स, जिससे वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो उनको इफेक्ट करता है। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मर जाएंगे, राइट, जंतु। और इस वायरस को स्लीपिंग डिसीज भी जो है वो कहते हैं, स्लीपिंग डिजीज। राइट, तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये टॉपिक था रियो वायरस से रिलेटेड, याद रखिएगा, जंगली केकड़ों को होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। गाइज, अभी टॉपिक सामने आया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसके प्रोविजन यानी कि इसके प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्र अधिकार नियम 2021 को अधिसूचित किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन रूल्स 2021 को। और नए नियम ने उपभोक्ता शिकायतें यानी कि कंज्यूमर कंप्लेंट्स के मनोरंजन के लिए आर्थिक क्षेत्र अधिकार को संशोधित किया है। राइट, आर्थिक क्षेत्र अधिकार मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लेकर आई है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मामले में डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो कितने अमाउंट तक के केसेस को डील कर सकती है, स्टेट कमीशन कितने अमाउंट तक के केसेस को डील कर सकती है, और नेशनल कमीशन कितने अमाउंट के केसेस को डील कर सकती है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैं आपको जनरल सा आइडिया देता हूं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, एक बेसिक सा आइडिया कि इस कानून जो है वो क्यों बनाया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण, नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे कि हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कोई भी सर्विसेज लेते हैं किसी कंपनी से, और अगर कंपनी ने जो सर्विसेज कमिट करी है या जो प्रोडक्ट हमें दे रही है उसके कारण हमें नुकसान पहुंचता है, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। गाइज, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इवन एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर। अगर आप कंज्यूमर फोरम की हेल्पलाइन नंबर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, जिस नंबर पर कॉल करके आप अपनी कंप्लेन बता सकते हैं। एंड लिटरली आई एम टेलिंग कि अगर किसी ऑफिशियल कंपनी, जो सर्टिफाइड ऑफिशियल कंपनीज जो होती हैं, नामी कंपनीज जो होती हैं, राइट, जिनसे हम कई बार कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और वो सामने वाली कंपनी जो होती है वो या तो उसने गलत प्रोडक्ट दे दिया, या सर्विस गलत हमें दे रही है, या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, राइट, या फिर हमें धोखे में रख रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम उनके कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं बट फिर भी हमारी प्रॉब्लम वो रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं।
आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। और जैसे ही आप कंप्लेन उनके खिलाफ फाइल करेंगे, आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइस कि आपको तुरंत रेजोल्यूशन मिलेगा विद इन 7 डेज। और अगर नहीं मिलता है तो आई एम टेलिंग यू कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, एक वकील के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में उस कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर दें। आपको कंपनसेशन भी मिलेगा और आपका जो पैसा जो लॉस हुआ है उनके प्रोडक्ट में वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ऊपर से कंपनसेशन, राइट, एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। जो आपका टाइम बर्बाद हुआ आपकी लॉयर की फीस के लिए, आप उससे उससे कंपनसेशन मांग सकते हो। पूरी चीज कंपनी आपको देगी। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि अननेसेसरली आपको कंप्लेन नहीं करनी है। वाकई में अगर आपका नुकसान हुआ है, वाकई में अगर वो कंपनी ने कुछ चीज कमिट करी है आपको प्रोवाइड नहीं करा रही है, तो आप कर सकते हो, बट अननेसेसरली मत करो। क्योंकि देखो गाइस, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एंड यू गाइस नो वेरी वेल कि एक तो हमें अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप भी दूसरों को भी अधिकार के बारे में बताएं। जैसे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी ने कोई कंपनी से कुछ चीज परचेज करी, एडवाइस देम कि यार एक काम करो, तुम जो है वो कंज्यूमर फोरम पे कंप्लेन कर लो, राइट। क्योंकि कंज्यूमर हेल्पलाइन सबसे बढ़िया चीज है यार, उसमें अगर आप कंप्लेन करोगे ना तो वो आपको गाइड कर देंगे। जैसे आपकी कंप्लेन आप उनको बताएं, जैसे आपकी तरफ से कुछ चीज गड़बड़ हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट में भी शायद आपने पढ़ा नहीं होगा ध्यान से, और आपसे कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो आपको वहीं पे क्लैरिफाई कर देंगे कि नहीं नहीं या फिर वो उस कंपनी से बात करेंगे, कंपनी से बात करने के बाद तुरंत आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि पहले हेल्पलाइन पे कांटेक्ट किया करो, और उनसे अगर बात करोगे, उनसे कंपनी कंप्लेन के बारे में बताओगे, तो आपकी कंप्लेन रिजॉल्व भी हो जाएगी। वो आपको एडवाइस भी करेंगे कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। जैसे मेरे केस में एक बार तो कंपनी को मैंने कॉल किया था, एक कंपनी के केस में मेरी प्रॉब्लम कॉल करने के विद इन 3 डेज सॉल्व हो गई थी, राइट। और फिर एक दूसरे केस में मेरे साथ थोड़ा सा लंबा चला, तो उन्होंने एडवाइस किया मुझे कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर दें। तो मैं एक लॉयर के माध्यम से मैंने कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की हुई है। तो मैं करता हूं, क्योंकि द रीजन बीइंग इज यार, इफ वी आर यूजिंग सम सर्विसेज और उस सर्विस के कारण अगर हमें कुछ नुकसान हो रहा है, राइट, तो फिर हम कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बट गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एनी अदर एग्जाम, तो उसमें आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा अपने टाइम को ध्यान में रखते करना है, क्योंकि हमें दूसरी चीज में फालतू में इन्वॉल्व होना नहीं है। एंड आई जेन्युइनली सजेस्ट कि कोर्ट कचेरी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है यार। क्योंकि उसमें क्या टाइम वेस्ट होता है, दिमाग खराब होता है, कई केस बार बार जाना, दिमाग खराब होना, राइट, दिमाग को गलत जगह पर लगाना। तो बहुत ही अगर गंभीर कुछ मामला हो तो कंप्लेन कर रहा हूं, वरना कोई कंप्लेन करने की जरूरत है। क्योंकि मेरे केस में भी मैं यही करता हूं यार, अगर जब कुछ गंभीर होता है, जब मुझे लगता है कि यार यार ये तो बहुत एडवांस में हो गई ये वाली चीज है, तब उस केस में मैं फिर कोर्ट कचहरी में जाता हूँ, वरना नहीं जाता हूँ। तो आपको भी सेम वही चीज जो है वो करनी चाहिए, राइट। चलो एनीवेज, इतनी एक बेसिक सी चीज मुझे आपको बतानी थी। बाकी अब स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि नया रूल जो केंद्र सरकार लेकर आई है, उसमें अमाउंट अमाउंट पर जो है वो अमेंडमेंट किया जा रहा है कि स्टेट कमीशन का क्या रोल होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का क्या रोल होगा, और नेशनल लेवल पे जो कमीशन है वो कितने अमाउंट के मामले में डील करेंगी। तो नए रूल्स के तहत ये चीज बताई गई है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को डील करती हैं, तो 50 लाख रुपए तक का जो मामला होगा उसको डील करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन। 50 लाख से लेकर 2 करोड़ के मामले को डील करेंगी स्टेट कमीशन, और 2 करोड़ से ऊपर के मामले को डील करेंगी नेशनल कमीशन। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि जैसे अगर आपका प्रोडक्ट 50 लाख से कम का है, राइट, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज 50 लाख से कम की वैल्यू की है, और आप उस कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हैं, तो यू कैन फाइल केस इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, राइट। बट अगर आपका मामला 50 लाख से ऊपर का है, तो यू हैव टू फाइल केस इन 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ के नीचे इन स्टेट कमीशन। बट अगर 2 करोड़ से ऊपर के आपके मामले हैं, राइट, सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के केस में, तो यू कैन फाइल योर कंप्लेन इन नेशनल कमीशन। तो ये ऑर्डर को बस थोड़ा सा ध्यान में रखो, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकते हो। और यही चीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई किया, ये रूल्स, राइट। तो क्या मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिलते हैं कंज्यूमर राइट्स के, राइट, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या तंत्र है? तो आज की डेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 3 टियर कॉजी जुडिशियल मैकेनिज्म लाया गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर कंप्लेन को सुनता है और कंप्लेन को रिजॉल्व करता है कंज्यूमर्स की। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत प्रोवाइड किया गया है ऑप्शन कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन अपनी कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकते हैं ई दाखिल पोर्टल का उपयोग करते हुए। यानी कि एक वेबसाइट है ई दाखिल नाम की, इस वेबसाइट के तहत आप अपनी कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकते हैं, और इस वेबसाइट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है। आपकी कंप्लेन जल्दी से जल्दी जो है वो फाइल होती है, रजिस्टर होती है और रिजॉल्व होती है। क्योंकि मैं तो पर्सनल आपको बता रहा हूँ अपना अपना खुद का मामला, जिसमें कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व हुई है, राइट। और बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हर एक कंप्लेन जो है वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज होती है, रिजॉल्व होती है, ये मेन फोकस किया गया है। और 3 महीने के पीरियड के अंदर ही अंदर कंप्लेन को
रिजॉल्व जो है वो किया जाता है। और 5 महीने के अंदर अंदर तो ये मान के चलिए कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होके एनालिसिस होके आपको कंपनसेशन तक जो है वो मिल जाएगा। तो काफी फास्ट प्रोसेस इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि टाइम बाउंडेशन के तहत जो है ये कंप्लेन फाइल होती है, रजिस्टर होती है, रजिस्टर होने के बाद कार्रवाई भी टाइम बाउंडेशन के तहत होती है, यानी कि विद इन 5 टू मैक्सिमम 6 मंथ्स में तो आपका काम हो जाएगा। मेरे तो केस में एक बार तो मेरा काम मुश्किल से 3 दिन में हो गया था यार। और अभी जो काम है अभी तो फिलहाल अभी वकालतनामा पे मैंने साइन किया है। अब फर्दर जो है वो आगे बढ़ेगी कहानी, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 महीना 2 महीने में मेरा केस भी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर जो अभी कानून है सबसे बेस्ट है। मैं तो पर्सनल इसका आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी और की क्या सुने, मैं अपना ही खुद बता रहा हूँ कि मैंने खुद ने इस प्रोसेस से जो है वो गुज़रा हूँ। तो इसलिए कह सकता हूँ मैं। बाकी इस कानून के बारे में तो कन्फर्म है यार। बाकी दूसरे जो कानून है, जैसे कि एक हमारा मतलब मेरी फैमिली का एक केस चल रहा है, सिविल केस और क्रिमिनल केस, एंड इट इज़ बीइंग अराउंड 6 ईयर्स। फ्रॉड का मामला था, वो अभी भी जो है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। राइट? तो कई बार केसेस में काफ़ी डिले हो जाता है। राइट? और कई बार इस प्रकार के कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मामले तो रॉकेट है यार, मुझे तो बहुत सही लगे इसके। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आपका अगर कुछ एक्सपीरियंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। राइट? और ये था करंट अफेयर्स में रूल्स, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। गाइस, मुल्ला पेरियार डैम का मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये टॉपिक लगातार बार बार न्यूज में देखने को मिल रहा है। और जो भी टॉपिक्स लगातार बार बार रिपीट होते हैं न्यूज के, तो उससे रिलेटेड तो ये मान के चलिए कि डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के, यानी कि 99% तक चांसेस होते हैं कि इस टाइप के रिपीटेड टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुल्ला पेरियार का टॉपिक बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो अभी एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें डिमांड की जा रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो निर्देश जारी करे, डायरेक्शन दे, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे तमिलनाडु सरकार को, कि तमिलनाडु सरकार नया डैम जो है वो बनाए, कंस्ट्रक्ट करे, और साथ ही साथ वैगई डैम की स्टोरेज कैपेसिटी को भी इंक्रीज करें, बढ़ाएं, उसकी भंडार क्षमता को बढ़ाएं। राइट? और कब तक? जब तक कि मुल्ला पेरियार डैम जो है वो मजबूत नहीं किया जाता, तब तक ऑल्टरनेट डैम जो है वो एटलीस्ट कंस्ट्रक्ट करो। राइट? बट पेटिशनर ने यह भी कहा है कि ये करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर मुल्ला पेरियार डैम को कुछ भी होता है या इडुक्की डैम को कुछ भी होता है, तो भारी मात्रा में 35 से 40 लाख लोगों का जीवन जो है वो नुकसान में पहुंच सकता है। बहुत भारी मात्रा में प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है डैम फेलियर के कारण। और प्रेजेंट मुद्दा जो है, वर्तमान मुद्दा जो है वो क्या है, तो दोनों ही राज्य केरला और तमिलनाडु, राइट? तो केरला डिमांड कर रही है कि एक नया डैम जो है वो बनाया जाए, और तमिलनाडु डिमांड कर रही है कि नए स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है, नए डैम की आवश्यकता नहीं है। केरला का कहना यह है कि अगर आप मुल्ला पेरियार डैम के पानी को यानी कि स्टोरेज वाटर को अगर इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, राइट, स्टोरेज क्षमता को उसकी, तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है इस डैम के ब्रेक होने की, इस डैम के फेलियर की बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और अगर फेलियर ना भी हो तो एकदम से अगर बारिश के कारण ओवरफ्लो अगर हो गया तो मेजर फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, और बहुत भारी मात्रा में लोगों की प्रॉपर्टीज वगैरह, उनका जीवन, उनकी लाइफ, एनवायरमेंट जो है उसको पूरी तरह से डैमेज होने वाला है। राइट? तो ये चीज है पूरी, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और मुल्ला पेरियार डैम का पूरा मुद्दा अब हम लोग डिस्कस करते हैं। गाइज, हम लोग डिस्कस करेंगे मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, इससे जुड़े मुद्दे के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग एक क्वेश्चन है आपसे, देखते हैं इसका आंसर जो है वो किसको पता है, कि ये डैम की लोकेशन कहां पर है, और इस डैम को ऑपरेट कौन करता है, कौन सी स्टेट इस डैम को ऑपरेट करती है, और किस स्टेट में ये डैम है। तो बताएं इसका कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर। पहले मैं आप लोग को इस डैम के बारे में जो है वो बताता हूं, और फिर ये जो पूरा मुद्दा है इस डैम को लेकर, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, ये डैम लोकेटेड है केरला में, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। केरल के अंदर ये डैम हम लोग को देखने को मिलता है, और इसे ऑपरेट करती है तमिलनाडु। बहुत खास बात है, राइट? केरला का डैम है, डैम केरला के अंदर स्थित है, बट ऑपरेट कर रही है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु ने 1886 में 999 सालों के लिए इस डैम के ऑपरेशन को अपने कंट्रोल में लिया था। मतलब 999 सालों की लीज के लिए तमिलनाडु के अंडर जो है ये डैम हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल में ये डैम की लोकेशन केरला में है। और ये जो लीज थी, ये पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट हमें देखने को मिली थी, जो कि तमिलनाडु और इसके बीच में, केरला के बीच में साइन हुई थी। और एक्चुअली जो ये साइन हुई थी, ये महाराजा जो ट्रेवनकोर के थे उस समय, और इंडियन स्टेट के जो सेक्रेटरी थे, उनके बीच में ये साइन हुई थी डील। ठीक है? तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस डैम का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 1887 और 1895 के बीच में हुआ था। ये डैम की खास बात यह है
कि इस डैम के थ्रू जो नदी है, यानी कि जिस नदी पर ये डैम बना है, बताएंगे आप मुझे कि किस नदी के ऊपर ये डैम बना है? मुल्ला पेरियार डैम, राइट? तो ये मुल्लार नदी और पेरियार नदी के संगम पर है, केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो नदी हम लोग को देखने को मिल रही है ना, ये जब डैम बना तो ये नदी जो जा रही थी, ये नदी अरेबियन सी की तरफ जो है वो जा रही थी, बट इस डैम के थ्रू नदी के फ्लो को चेंज किया गया और बे ऑफ बंगाल की तरफ मोड़ दिया गया। देखिए बहुत खास बात है ये चीज याद रखने वाली बात है कि डैम के थ्रू डैम बनाकर नदी के फ्लो को चेंज कर दिया। नदी का जो नेचुरल फ्लो था वो अरेबियन सी की तरफ था, बट इसके फ्लो को चेंज करके बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो कर दिया डैम बनाकर। तो ये भी एक खास बात है इसकी। क्यों ऐसा किया गया, क्यों इसके फ्लो को जो है वो चेंज किया? क्योंकि मदुराई का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर उस समय पर, तो वहां पर बहुत सूखा था, एरिड क्षेत्र हम लोग को देखने को मिला था, बहुत बुरी हालत थी। तो इसलिए वहां पर इरिगेशन के लिए, राइट, वहां पर सिंचाई करने के पर्पस के लिए मेनली ये डैम बनाकर रिवर के जो वाटर है उसको शिफ्ट किया गया या रिवर को टर्न कर दिया गया मदुराई की तरफ। ठीक है, तो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखना है। और देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस डैम को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच में हम लोग को विवाद देखने को मिलता है, डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और उसी विवाद को लेकर ये टॉपिक जो है वो न्यूज में आया है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि न्यूज में मुल्ला पेरियार डैम हमें क्यों देखने को मिला है। तो देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दिए हैं सुपरवाइजरी कमेटी को कि सुपरवाइजरी कमेटी इमीडिएट, तत्काल और ठोस निर्णय ले और अपना डिसीजन दे इस डैम पर कितने मैक्सिमम लेवल का पानी जो है वो मेंटेन करना है उस पर। क्योंकि अभी केरल के अंदर आप जानते हैं गाइस बहुत बुरी हालत है, काफी तेज बारिश हम लोग को देखने को मिली है, फ्लड, बाढ़ की स्थिति हम लोग को देखने को मिली है, राइट? तो और अगर ये डैम का पानी अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो बहुत बुरी हालत हो सकती है यहाँ पर डैम के आसपास रहने वाले लोगों की, राइट? उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये बात जो है जान की है, किसी की जान जाने की बात है, कम्युनिटीज की लोगों की जान जाने की बात है। तो इसलिए जल्दी डिसीजन लेने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी कमेटी को कहा है। और आपको बता दें कि ये जो सुपरवाइजरी कमेटी जो हमें देखने को मिल रही है, पर्यवेक्षी समिति जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसे बनाया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही। ये परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी है, 2014 में इसे बनाया गया था कि जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मामले हैं मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड, तो ये कमेटी जो है वो उस मामले को देखेगी, सुनेगी और सॉल्व करेगी। और डैम बता देगा इस, तो ये मैंने आपको बताई हुआ है ऑलरेडी कि तमिलनाडु और केरल के बीच में ये डैम जो है वो एक टकराव का कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। और पूरा मुद्दा क्या है गाइस? तो देखिए, अब मुद्दा को समझिए। पहले आपको मैंने मुल्ला पेरियार डैम के बारे में समझा दिया, बेसिक फैक्ट्स, न्यूज में क्या चला है उससे आपको एक आइडिया लग गया कि दोनों स्टेट के बीच में, केरल और तमिलनाडु के बीच में विवाद है इस डैम को लेकर। तो पूरा विवाद है क्या, इस चीज को आइए समझते हैं। तो केरल का कहना है कि पानी का लेवल जो इस डैम का है वो 139 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये 139 फीट के बारे में जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर दिया था 2018 में, राइट? कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि 139 फीट से ज्यादा ये डैम का पानी जो है वो नहीं जाना चाहिए। अब देखो, इस डैम को कौन कंट्रोल कर रही है? तमिलनाडु कंट्रोल कर रही है। तो केरल बोल रहा है तमिलनाडु को कि तुम 139 फीट से ज्यादा पानी जो है वो बढ़ने मत देना इस डैम का, राइट? क्योंकि 2018 में भी फ्लड की स्थिति हम लोग को देखने को मिली थी, तो उसी समय ये डायरेक्शन जो है वो कोर्ट की तरफ से आया था और केरल इस डायरेक्शन को जो है वो सही मानती है, राइट? और बताया गया कि 50 लाख से भी ज्यादा लोग की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है अगर इस डैम के पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो, राइट? बट तमिलनाडु का कहना यह है कि नहीं, 139 फीट नहीं, मैक्सिमम 142 फीट तक जो है वो पानी को फिक्स करना है। और इसके बारे में कोर्ट ने ऑलरेडी 2006 और 2014 में ये डिसीजन लिया था। तो तमिलनाडु 2006 और 2014 के डिसीजन को जो है वो मानता है और उस पर विवाद करता है, और केरल जो है वो 2018 के डिसीजन को जो है वो मानकर विवाद कर रही है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिला। तो आप एक चीज तो समझ गए, पानी के लेवल को लेकर जो है वो पूरा मामला हम लोग को, मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो अब क्या है, तो कोर्ट ने अभी ऑफिशियल्स को कहा है केरल और तमिलनाडु के कि भैया देखो, इसको पॉलिटिक्स मत बनाओ, ठीक है? ये पॉलिटिक्स की तरह मत खेलो इस इशू को। ये मुद्दा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है गलत डिसीजन के कारण, तो इसको अपनी पॉलिटिक्स मत बनाओ, ठीक है? और अब सुपरवाइजरी कमेटी जो है अपना फाइनल डिसीजन जो है वो लेगी इस पर्टिकुलर वाटर लेवल के मैक्सिमम
कि लिमिट को लेकर, राइट। तो ये चीज है। और इसके अलावा आपको बता दें कि तमिलनाडु जो है वो क्या कह रही है, तो तमिलनाडु क्लेम वही करती है, राइट, कि केरल जो है वो इस प्रकार से पानी के लेवल को बढ़ाने को लेकर जो है वो मुद्दा जो है वो क्रिएट कर रही है कि कम रखो पानी के लेवल को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और तमिलनाडु कम इसलिए नहीं रख रही, तमिलनाडु बोल रही है अगर मैं पानी के लेवल को कम कर देता हूं तो मदुराई के किसानों को जो है वो नुकसान होगा, वहां पर क्षेत्र जो है वो ऑलरेडी सूखा है, राइट, और उनको पानी की रिक्वायरमेंट है। बट केरल का कहना है कि अगर पानी ओवरफ्लो हो गया तो काफी लोगों की जो है वो जान जा सकती है, काफी लोग की जान खतरे में जो है वो पड़ सकती है। इवन केरल ने क्लियरली इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया है कि ये जो क्षेत्र है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का, ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और यहाँ पर अगर लेट से कि रिचर स्केल पे 6 या उससे ज्यादा का अर्थक्वेक अगर ज्यादा आ जाता है तो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो ये केरल का आर्ग्यूमेंट है। तो आप समझ गए होंगे पूरे मुद्दे को। ये चीज बस मुद्दा जो है वो आपको समझना है। बाकी अभी जो सुपरवाइजरी कमेटी का जो डिसीजन आएगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। बाकी अभी आपको मुल्ला पेरियार डैम के बारे में डिटेल्स फैक्ट जो है पता होनी चाहिए और थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दोनों स्टेट्स के बीच में मुद्दे का। गाइज, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर अकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 PM पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 PM पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें, और रात में 8 बजे 8 PM पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आ जाती है। तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है। 9 PM पर सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाती है। पीपीटी पीडीएफ ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है। आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4 पेपर 1 2 3 4 जीएस पेपर 1 2 3 4 पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइज, हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डैम सेफ्टी बिल। तो ये डैम सेफ्टी बिल 2019 का जो है वो क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बिल। देखिए इसका नाम क्या है, बिल का डैम सेफ्टी बिल, मतलब कि बांधों की सुरक्षा के लिए ये बिल, ये कानून बनाया जा रहा है, राइट। तो प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए कि बांध को मॉनिटर किया जाए, प्रॉपर उसका इंस्पेक्शन हो समय समय पर कि कहीं उसमें कोई दरार तो नहीं आ रही है, कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही है जिसके कारण से डैम टूट सकता है। प्रॉपर तरीके से उसका सर्विलेंस हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसका इंस्पेक्शन हो, उसकी जांच हो, जो उसके ऑपरेशन किए जाते हैं उसको देखा जाए प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या चीजें उस डैम में हो रही हैं, उसका मेंटेनेंस, हर प्रकार का, हर तरीके का मेंटेनेंस, राइट। तो उसकी जांच प्रॉपर तरीके से, तो इन सब चीजों पर ये फोकस करता है। और ये चीज फोकस करता है कि डैम जो है वो सेफ तरीके से उसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए, सेफ तरीके से, राइट। उसकी फंक्शनिंग, उसका रख रखाव वगैरह सेफ होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार अगर डैम फटा या डैम टूटा तो मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों की जान जा सकती है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, जानवरों की स्पीसीज की जान जा सकती है, पूरा का पूरा एनवायरमेंट तहस महस हो सकता है एक बार अगर डैम फटेगा तो, क्योंकि बाढ़ के कारण स्थिति बहुत बुरी हो सकती है, राइट। तो इसीलिए ये कानून जो है वो लाया गया मेनली डैम की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और ये बिल कहता है
कि एक नेशनल कमिटी बनाई जाएगी डैम सेफ्टी के ऊपर, जो कि डैम सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होंगी उसको वो बनाएगी और रिकमेंड करेगी कि अगर जब भी आवश्यकता पड़ती है तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस ये अथॉरिटी जो है वो रिकमेंड करेगी, यानी कि ये कमिटी रिकमेंड करेगी। तो कह रहे हैं कि एक कमिटी बनाई जाए, नेशनल कमिटी डैम सेफ्टी के ऊपर नेशनल लेवल पर। और बिल कहता है कि एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाए और ये अथॉरिटी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो है वो काम करेगी, राइट। मतलब कि ये नियामक निकाय के रूप में जो है वो काम करेगी, रेगुलेट करने का काम करेगी, देखेगी कि प्रॉपर तरीके से जो पॉलिसीज डैम सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, उसको लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, डैम सेफ्टी से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारी कंट्री के अंदर प्रॉपरली लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको चेक करेगी डैम सेफ्टी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। और ऐसे ही कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट कमिटी बनाए डैम सेफ्टी के ऊपर, राइट। तो इस बिल ने ये वाली चीज कही है कि एक नेशनल लेवल पर भी बनाओ और आप एक स्टेट लेवल पर भी कमिटी बनाओ, राइट। और ये बिल जो है वो हेल्प करेगा सभी राज्यों को और सभी यूनियन टेरिटरी को कि डैम सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, राइट, एक यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर्स लाया जाए, यानी कि पूरी कंट्री के लिए डैम सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स जो है वो एक जैसे बनाए जाए, राइट। और इससे बहुत फायदा मिल सकता है ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए। जो लाइव स्टॉक है, पशु पक्षी, जो हम लोग को पशु जो देखने को मिलता है, फ्लोरा एंड फौना की बात करें, एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज की बात करें और प्रॉपर्टीज की बात करें, तो उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए एक नेशनल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर पॉलिसी डैम सेफ्टी से रिलेटेड बनाने की बात करता है ये बिल, राइट। और जितने भी मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं डैम सेफ्टी से जुड़े, कि डैम्स को रेगुलर बेसिस पर इंस्पेक्ट करना है, उसकी जांच होनी चाहिए, राइट। इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है, पहले से ही तैयार रखो कि अगर कोई भी डिजास्टर होता है, एकदम से डैम फटता है, तो आपके पास एक प्लान रेडी हो जिससे कि तुरंत जो है वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके क्विकली, राइट। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी रिव्यू किया जाए, समय समय पर डैम को रिव्यू करना है, राइट, उसकी समीक्षा करनी है। और एडिक्वेट रिपेयर, पर्याप्त तरीके से डैम को रिपेयर और मेंटेन करना है, और उसके लिए आप फंड्स भी लेकर आए डैम सेफ्टी को लेकर, राइट। और इंस्ट्रूमेंटेशन और सेफ्टी मैन्यूल्स भी आप बनाओ, तैयार करो, पहले से ही सेफ्टी मैन्यूल्स पूरे होने चाहिए आपके पास रेडी, राइट। तो ये सब चीजें जो इससे जुड़े जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, जो चिंताएं हैं, तो वो पूरी ये बिल जो है वो रिजॉल्व कर रहा है। और इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि डैम का जो ओनर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डैम की सेफ्टी को लेकर। मतलब जिस कंपनी ने, राइट, जिस पीपीपी मॉडल के आधार पर या सरकार ने जो डैम बनाए, यानी कि उस डैम की ओनरशिप जिसके पास होगी वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस डैम की सेफ्टी को लेकर, राइट। और इस कानून के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि जो सही तरीके से डैम की सेफ्टी के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता है, जो कि इस बिल के अंदर मेंशन्ड है, इस कानून के अंदर मेंशन्ड है, तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, राइट। और इंडिया को सख्त आवश्यकता है गाइस डैम सेफ्टी की, डैम सेफ्टी बिल की एक प्रॉपर कानून लाने की। क्योंकि आपको बता दें, ये चीज आप जरूर मेंशन करिएगा अपने मेंस के अंदर भी, कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर आती है जहां पर सबसे बड़े डैम है, नंबर ऑफ डैम सबसे ज्यादा मात्रा में है, बड़े डैम सबसे ज्यादा मात्रा में, तीसरे नंबर पर इंडिया आती है। हमारे पास 5254 लार्ज डैम्स है और 447 और भी डैम्स हैं जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है आज की डेट में, राइट। और भारी मात्रा में, थाउजेंड्स की मात्रा में हमारे पास मीडियम और स्मॉल डैम्स अवेलेबल है। और गाइस डैम्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एग्रीकल्चर ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर इंडिया में, राइट। एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए, कृषि के लिए, राइट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए। तो ऐसी मेजर जो समस्या है, इरिगेशन की समस्या, सिंचाई की समस्या, तो उसमें डैम ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। तो इसलिए आवश्यकता है कि एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, एक समान कानून जो है वो होना चाहिए, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरी कंट्री के लिए डैम सेफ्टी को इंश्योर करने के पर्पस के लिए। तो ये बिल कहता है। और हालांकि क्या हमारे पास कोई और अथॉरिटीज नहीं है क्या, बॉडी नहीं है क्या जो कि डैम सेफ्टी से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। हमारे पास अथॉरिटीज है, जैसे कि सेंटर वाटर कमीशन की बात करें, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी की बात करें, सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये सब भी डैम सेफ्टी के ऊपर ये बॉडीज काम करती है। बट सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी बॉडीज हैं डैम सेफ्टी से रिलेटेड, तो क्यों डैम सेफ्टी को लेकर एक बिल लाया जा रहा है, और क्यों फिर और नई अथॉरिटीज या और नई बॉडीज जो है वो बनाई जा रही हैं डैम सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए? क्यों, ऐसा क्यों, उसके पीछे का क्या कारण है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जो बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है, जो अभी तक की है डैम सेफ्टी से रिलेटेड जो बनाई गई है, जो कदम उठाती है डैम सेफ्टी के ऊपर, तो ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर की है, मतलब कि ये सलाह बस दे सकती हैं, ये सलाहकार हैं सिर्फ, राइट। बट कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसके पास स्टैट्यूटरी पावर हो,
वैधानिक शक्ति हो डैम की सेफ्टी से रिलेटेड, राइट। बट अब जो बिल के माध्यम से जो ये कानून बनाया जा रहा है डैम सेफ्टी से रिलेटेड, तो उसके बाद जो बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल अथॉरिटी जो बनेंगी, स्टेट लेवल पर जो अथॉरिटीज बनेंगी, उनके पास कानूनी तौर पर शक्ति होगी डैम की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और चिंता वाली बात यह है गाइस, हमारे यहाँ पर डैम की सेफ्टी से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास इंडिया के अंदर 75% बड़े डैम है। बड़े डैम का 75% ऐसे डैम है जो कि 25 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और 100 साल से भी ज्यादा पुराने डैम्स हमारे पास 164 है। 164 डैम्स ऐसे हैं जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और जिनको बुरी तरह से मेंटेन किया गया, मतलब बिल्कुल भी उनका मेंटेनेंस नहीं है। ये डैम बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ह्यूमन लाइफ के लिए, फ्लोरा फौना के लिए, यानी कि वनस्पति और जीवों के लिए, पब्लिक और प्राइवेट एसेट्स के लिए, राइट, सार्वजनिक और निजी संपत्ति के लिए, और इस पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक ये डैम्स है, राइट। और 42 ऑलरेडी डैम फेलियर्स हमारे पास हो चुके हैं और उसमें हमने देखा कि कितनी तबाही मची है। तो इसलिए डैम सेफ्टी को लेकर एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ठोस कानून जो है वो लाया जाए, और ये ठोस कानून डैम सेफ्टी से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये था डैम सेफ्टी बिल से रिलेटेड पूरा टॉपिक। और जो टॉपिक न्यूज में आया है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें गाइस, तो अभी लोकसभा से डीएम के एमओ ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील करी है। इन्होंने चैलेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के, जो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 है, उसकी संवैधानिक वैधता को जो है वो चुनौती दी है मद्रास उच्च न्यायालय में, राइट, डीएम के एमओ के द्वारा, जो लोकसभा के की एक पार्टी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, लोकसभा की तरफ से। तो इन्होंने ये चीज कही है कि ये जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 जो है, ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ है, संघवाद के खिलाफ है, राइट, और ये लेजिस्लेटिव कंपिटेंसी जो केंद्र की है, राइट, तो उसके बियॉन्ड है। तो केंद्र की विधायी क्षमता से परे ये कानून है। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इन्होंने, जो हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, वो ये कहा है कि इस डैम सेफ्टी बिल के अंदर जो पावर एक्चुअली डैम सेफ्टी की स्टेट के पास होनी चाहिए थी, तो वो स्टेट से पावर छीनकर केंद्र सरकार ने अपने पास जो है वो रख ली है। मतलब कि केंद्र सरकार ने जो है वो उल्लंघन किया है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल का, संघवाद के प्रिंसिपल का। इन्होंने जो स्टेट की जो पावर है उसको अपने कंट्रोल में जो है वो कर लिया है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और अभी रिसेंट पास में ही राज्यसभा के अंदर डैम सेफ्टी बिल भी पास हुआ है, और ये बिल कहा जा रहा है, चिंता ये जताई जा रही है कि बिल मेनली फोकस करता है स्ट्रक्चरल सेफ्टी के ऊपर, संरचनात्मक सुरक्षा के ऊपर, और ऑपरेशनल सेफ्टी पर, यानी कि परिचालन सुरक्षा पर जो है वो फोकस नहीं करता, राइट। तो ये एक बड़ा इशू है, राइट, कि डैम के ऑपरेशन पर फोकस नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हो। और जो भी लोग डैम से प्रभावित होते हैं, यानी कि डैम से एकदम फट जाए, तो जब फ्लड आ जाते हैं, तो उसमें जो भी लोग प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं डैम्स के कारण, तो उनके लिए कितना कंपनसेशन उनको दिया जाएगा, कितना मुआवजा उनको दिया जाएगा, तो उसके बारे में प्रॉपर डिटेल नहीं है। तो अपर्याप्त, इनएडिक्वेट कंपनसेशन की यहाँ पर बात जो है वो लिखी गई है डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर। और बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से एक सटीक परिभाषा होनी चाहिए हितधारकों की, स्टेक होल्डर्स की, जो इस डैम से जुड़े हैं जितने भी लोग, तो उनकी एक सटीक परिभाषा जो है वो होने की आवश्यकता बताई गई है। और जैसे कि अभी सवाल उठा है कि ये डैम सेफ्टी बिल जो है ये फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के प्रिंसिपल के खिलाफ है, तो वो कैसे, वो भी आप ये वाली चीज समझिए। तो काफी सारी स्टेट जो है गाइस, उनका कहना ये है कि स्टेट्स की जो सॉवरेनिटी है, राइट, संप्रभुता जो राज्य की है, वो क्या है कि वो अपने खुद के डैम्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि डैम्स को मैनेज करने की जो पावर है वो स्टेट के पास है, राइट। बट यहां पर केंद्र सरकार ने क्या किया है, सेफ्टी का हवाला देते हुए, सुरक्षा का हवाला देते हुए, नेशनल सिक्योरिटी का, स्पेशली राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए, इन्होंने डैम्स की पावर जो स्टेट के पास है, डैम को मैनेज करने की पावर जो स्टेट के पास है, केंद्र ने जो है उसे अपने कंट्रोल में करने का एक अटेम्प्ट किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस डैम्स जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं डैम, राइट। और केंद्र के पास जो पावर है वो एंट्री 56 लिस्ट 1 की, यानी कि यूनियन लिस्ट की जो केंद्र के पास पावर है वो सिर्फ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली से एसोसिएटेड है, ना कि डैम से एसोसिएटेड, राइट। तो केंद्र के पास जो है वो डैम को मैनेज करने की पावर नहीं है। बट केंद्र सरकार ने मेनली डैम सेफ्टी को एक नेशनल मुद्दा बनाते हुए, राइट, कि एक डैम सेफ्टी जो है वो नेशनल लेवल पर एक नेशनल सेफ्टी के तौर पर रहेगी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर रहेगी, इस चीज का हवाला देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार ने डैम सेफ्टी को जो है वो अपने कंट्रोल में करते हुए एक नेशनल लेवल पर बॉडी स्टैब्लिश करने के लिए ये बिल लेकर आ गई हैं। तो इसी को लेकर जो है वो राज्यों की
चिंता हम लोग को देखने को मिल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, राइट, कि जो शक्ति जो स्टेट की है डैम को मैनेज करने की, मेंटेन करने की, वो कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार ने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है, और इसी को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है इस डैम सेफ्टी बिल की, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। गाइस बात करेंगे NEAT 3.0 के बारे में, नीट 3.0। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0 को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है नीट को एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तौर पर, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी AICTE जो है वो रहेगी, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज रहेंगी, जो कि मिलकर जो है वो काम करेंगी किस चीज पर, कि हमारी कंट्री के अंदर मतलब बेस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लेकर आया जाएगा एजुकेशनल सेक्टर में, जिसके तहत युवाओं के बीच में एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंस की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, जिससे कि बेटर लर्निंग आउटकम जो है वो निकल पाए और बेटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो पाए टेक्नोलॉजी की फील्ड में। देखो सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए डेवलप किया जा रहा है कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, राइट, यानी कि आप एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके इस प्रकार से चीजें बनाओ, डिजिटलाइज करो, इस प्रकार से एक प्रकार से आप ये एजुकेशन रिफॉर्म में भी इस चीज को ऐड कर सकते हैं आप, कि सरकार आज की डेट में PPP मॉडल के ऊपर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर क्या करेगी, दूसरी कंपनी के साथ मिलकर एजुकेशन सेक्टर में, जैसे कि बच्चों के लिए जो कंटेंट होते हैं, राइट, तो वो इस प्रकार से डिजिटलाइज किया जाए जिससे कि वो बेटर तरीके से चीजों को समझ पाए डिजिटल माध्यम से, राइट, हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग उनमें बहुत बेहतर बेटर तरीके से हो सके। तो इसके लिए ये NEAT 3.0 लाया गया। नाम से समझ में आ रहा है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए अलायंस ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो ये है सिंपल सी चीज जो आपको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है। गई अब बात हो रही है मल्टी एजेंसी सेंटर के बारे में, मैक के बारे में, तो हम डिस्कस करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट ने राज्यों को कहा है कि राज्य जो है वो अपने इंटेलिजेंस इनपुट मैक के जरिए शेयर करें। ये इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो क्या होता है, मतलब कि खुफिया जानकारी, जो राज्यों के पास जो खुफिया जानकारी है अगर उन्हें वो शेयर करनी है तो वो मल्टी एजेंसी सेंटर के थ्रू शेयर करें। और राज्य जो है हालांकि ये शेयर नहीं कर रहे हैं, राइट, इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं, हिचकिचाते हैं, राइट, अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, खुफिया जानकारी होती है, वो एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के लिए, राइट, क्योंकि काफी सारे गैप्स हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट, महत्वपूर्ण जानकारी को सही समय पर साझा करने में काफी बार जो है वो कमियां हमें देखने को मिली, काफी गैप्स हमें देखने को मिले, और सिस्टम को जिला स्तर तक जोड़ने की योजना 1 दशक से भी ज्यादा समय से चल रही है, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पर्टिकुलर स्कीम को जो है वो जोड़ा जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो अथॉरिटीज हैं वो अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकें। तो इसकी योजना भी काफी समय से चल रही है। तो ये मैक है क्या, मल्टी एजेंसी सेंटर है क्या, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये एक कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि खुफिया एजेंसी को शेयर करने के लिए काउंटर टेररिज्म ग्रिड तैयार किया गया है, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारी IB जो है उसके अंडर आता है, और 2001 से कारगिल वॉर के बाद जो है इसे शुरू किया गया था। और 28 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रॉ भी शामिल है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस शामिल है, स्टेट पुलिस शामिल है, तो वो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट है। यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर पूरे इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं और जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसीज वगैरह हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, या स्टेट पुलिस की बात करें, रॉ की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, तो वो अपनी डिटेल्स आपस में मैक के जरिए जो है वो शेयर कर सकते हैं। और काफी सारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो रियल टाइम बेसिस पर अपने इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो शेयर करती हैं मैक पर, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर। अगर कोई घटना घट रही है, अगर उन्हें किसी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली, पता लगा कि इसका रिलेशन जो है वो किसी प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिज्म के साथ हो सकता है, तो तुरंत उसकी जानकारी ये शेयर करते हैं, राइट। और 24/7 आज की डेट में ये एक नोडल बॉडी के तौर पर काम कर रही है, जहां पर इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाते हैं, और मैक कोऑर्डिनेट करती है काफी सारी एजेंसीज के साथ, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की। तो एक कॉमन बॉडी है, आप कह सकते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं, जो खुफिया जानकारी है उसको शेयर करने का। बट क्या आपको पता है नेट ग्रिड के बारे में? तो नेट ग्रिड 2009 में लाई गई थी। ये भी जितनी भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी की जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर शेयर की जाती थी, उनका पूरा डेटाबेस जो है वो नेट ग्रिड पर इवन अभी भी जो है उसका उपयोग किया जाता है, रखा जाता है।
राइट, जितनी भी इमिग्रेशन एंट्री और एग्जिट से रिलेटेड जानकारी है, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखी जाती है। बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है, यानी कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उनको अगर लगता है कि यार ये कोई व्यक्ति संदिग्ध है, तो उसकी पूरी हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी नेट ग्रिड पर जो है वो स्टोर की जाती है। तो यह भी एक बेसिक सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए था, राइट। बाकी मैक के बारे में हमने बात करी, मल्टी एजेंसी सेंटर के बारे में, तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इतनी जानकारी सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। गाइस, एयरटेल पेमेंट बैंक अब एक शेड्यूल्ड बैंक बन गया है, तो हम समझेंगे थोड़ी सी बात एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। हम समझेंगे कि शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, और हम समझेंगे कि पेमेंट बैंक्स एग्जैक्टली कौन से होते हैं। तो सो गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की जो सेकेंड शेड्यूल है, उसमें एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड को जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है। और इसी के साथ बैंक अब, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक अब सरकार द्वारा जारी जितने भी प्रस्ताव हैं, राइट, उसके लिए जो अनुरोध होते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो होते हैं, राइट, जो भी सरकार, जैसे कोई सरकार ने कोई डेट बॉन्ड जो है वो जारी किया, राइट, तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो उस बैंक के माध्यम से सरकार की ये पॉलिसी जो है वो बेचेगी या उसको प्रमोट करेगी, है ना। और प्राथमिक नीलामी, जो भी सरकार की जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं कई बार, या फिर उनके, आपने टेंडर सुना होगा कि सरकार की तरफ से ये टेंडर निकला है, राइट, तो उसकी नीलामी के लिए जो है वो ऑक्शनिंग के लिए ये पिच कर सकती है, बोल सकती है कि ये करवाएगी ऑक्शनिंग, है ना। और केंद्र और राज्य सरकार दोनों के व्यवसाय कर सकती है, जितने भी बिजनेस है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, दोनों ही अब ये कर सकती है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो शेड्यूल बैंक में आने का क्या मतलब है, और शेड्यूल बैंक एक्चुअली में होते क्या है। कमर्शियल बैंक के बारे में तो आप जानते हैं कि नॉर्मल ये सब जो बैंक है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, तो ये सब कहेंगे कमर्शियल बैंक हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। बट ये शेड्यूल बैंक क्या होता है और पेमेंट बैंक क्या होता है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो शेड्यूल बैंक इंडिया के अंदर ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें पहली बात तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में ऐड किया जाता है। तो हर एक शेड्यूल बैंक जो है वो दो प्रकार के प्रिंसिपल फैसिलिटीज जो है वो इंजॉय करते हैं, राइट। पहली बात तो वो एलिजिबल हो जाते हैं कि अगर उन्हें लोन वगैरह देना है तो वो आरबीआई के जरिए बैंक रेट पर जो है वो लोन दे सकते हैं, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ऑटोमेटिकली वो क्लियरिंग हाउस के मेंबर जो है वो बन जाते हैं। अब ये क्लियरिंग हाउस जो है वो क्या है, इस चीज को हम समझते हैं डिटेल में। तो एक क्लियरिंग हाउस जो है वो इंटरमीडिएटरी है बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, चाहे शेयर्स की बात करें, डिबेंचर्स की बात करें, बॉन्ड्स की बात करें, तो इसके बीच में जो सेलर और बायर होते हैं उसका बीच की, उसमें इंटरमीडिएटरी का जो है ये काम करती है, राइट। ये एक एजेंसी हो सकती है या सेपरेट कंपनी हो सकती है फ्यूचर एक्सचेंज की, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो ट्रेड अकाउंट्स को सेटल करने के लिए, ट्रेड्स को क्लियर करने के लिए, राइट। मार्जिन मतलब कमीशन वगैरह, तो उसको कलेक्ट और मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो सामने वाले ने अगर कोई शेयर परचेज किया तो उसको डिलीवर करने का इनका काम जो है वो होता है, राइट। तो ये सब चीजें, और ट्रेडिंग से रिलेटेड डेटा जो भी होता है उसको रिपोर्ट करने का इनका काम होता है। तो ये सब इनके काम भी हम लोग को एग्जैक्टली देखने को मिलते हैं। तो इनके रोल्स और फंक्शन की बात करें तो देखिए, जब दो इन्वेस्टर जो होते हैं वो एग्री होते हैं किसी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के टर्म्स पे, राइट, जैसे कि वो एक कोई सिक्योरिटी यानी कि शेयर जो है उसको परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो एक क्लियरिंग हाउस जो होता है वो मिडिल मैन के तौर पर काम करता है दोनों पार्टीज के लिए, राइट। और पर्पस जो क्लियरिंग हाउस का होता है वो क्या होता है कि एफिशिएंसी को इंप्रूव करना मार्केट की, और एक स्टेबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लेकर आना, राइट, बायर और सेलर के बीच में, राइट। ये बेसिकली अपने पास जो है वो पैसा रखता है कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट, कि जिससे कि बायर और सेलर दोनों सुनिश्चित हो कि उनके पास जो है वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। जैसे कि अगर सेलर है, अब सेलर है तो उसको चाहिए कि ऑब्वियसली बात है वो अगर कुछ चीज बेच रहा है तो उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए उस चीज का, तो वही एक प्रकार से क्लियरिंग हाउस एक श्योरिटी प्रोवाइड कराता है, राइट। तो ये मेनली बस इस क्लियरिंग हाउस का काम होता है, जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मतलब कि जो शेड्यूल बैंक जो होती हैं वो शेयर्स के मामले में या किसी भी ट्रेड के मामले में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, वो एक मिडिल मैन का रोल भी जो है वो प्ले कर सकती हैं। तो ये इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करेंगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल बैंक है ये हमारी कंट्री में। इसके पास 115 मिलियन यूजर्स का डेटाबेस है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं बेस है, इतने यूजर्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये अपने एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन और रिटेल नेटवर्क जो इनका 5 लाख से भी ज्यादा बैंकिंग पॉइंट्स का है, तो उसके माध्यम से बैंकिंग सोल्यूशन या डिजिटल सोल्यूशन या डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं ये, राइट। और सितंबर 2021 में ये बैंक जो है वो प्रॉफिट पर रहा था, राइट। तो ये वाला भी एक थोड़ा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
बाकी पेमेंट बैंक जो है वो क्या होते हैं, तो पेमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया है हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड हो। देखिए कई बार क्या होता है, दूर दराज के एरिया में मेन बैंकिंग सिस्टम की बात करें या मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं होती है, राइट। तो उसकी जगह पर इस प्रकार के पेमेंट बैंक्स काम करते हैं, छोटे छोटे बैंक्स, राइट। इसमें सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हो, पेमेंट दे सकते हो, रेमिटेंसेस सर्विसेज जो है वो दे सकते हो माइग्रेटरी या लेबर वर्कफोर्स को, और लो इनकम हाउस होल्ड जो होते हैं उनको आप पेमेंट कर सकते हो। स्मॉल इंटरप्राइजेस पेमेंट के लिए जो है वो इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज की, या फिर दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कंपनीज एंटिटीज होती हैं और दूसरे यूजर जो होते हैं वो पेमेंट के पर्पस के लिए या डिपॉजिट के पर्पस के लिए इस बैंक का उपयोग कर सकते हैं, राइट। और ये बैंक जो है वो 2 लाख रुपए तक का एक व्यक्ति से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, यानी कि एक अकाउंट पे आप 2 लाख से ज्यादा पैसे जो है वो नहीं डाल सकते पेमेंट बैंक के, राइट। बट हालांकि ये 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये फ्यूचर में जाकर आरबीआई बढ़ा भी सकती है। और ये बैंक हालांकि किसी प्रकार के लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स नहीं देती है, बट बैंक जो है वो सेविंग और करंट अकाउंट दोनों ही हैंडल कर सकती है। और इवन ये बैंक जो है वो एटीएम प्रोवाइड करा सकती है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करा सकती है, एज वेल एज ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकती है पेमेंट बैंक, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे पेमेंट बैंक से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखना है। और अब जो पेमेंट बैंक थी एयरटेल पेमेंट बैंक, वो अब शेड्यूल्ड बैंक का उसको दर्जा मिल गया है, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।